स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज स्टूडेंट फेस अनलॉक के एक फ्रेश एपिसोड में। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी रिव्यूज हम कॉलेज की देते हैं आपको, वो सारी रिव्यूज कोई वेबसाइट की नहीं रहती है या कोई एजेंट्स की नहीं रहती है, वो जेन्युइन रिव्यूज बच्चों की रहती है। और इसी क्रम में आज हम आपको NIET ग्रेटर नोएडा की रिव्यू दिखाएंगे, बच्चे की रिव्यूज आपको दिखाएंगे ऑन द स्क्रीन, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको NIT में मिलने वाली है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया अब हमारे व्यूअर्स आपको NIT में एडमिशन ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं वो आपको सुनेंगे। 4 साल की जो ड्यूरेशन होती है उसमें जो आपने फेस किया है, चाहे वो अच्छी चीज़ें है, गंदी चीज़ें है, NIT से जुड़ी हुई, जो भी बच्चे आप एडमिशन लेंगे या लेने वाले हैं वो सारे आपको सुनेंगे। उसमें आप अच्छी चीज़ें भी बताएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स या गंदी चीज़ें हुई है वो भी बताएंगे आप। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर हमारे व्यूअर्स। मेरा नाम नवनीत है और हमने NIT कॉलेज 2015 में ज्वाइन किया आफ्टर पासिंग क्लास 12th। तो 2015 से 19 4 साल बीटेक चला, मैकेनिकल से किया हमने। आप क्लास 12th कब पास आउट हुए थे? क्लास 12 2015 में, उसके बाद UPTU का एग्जाम दिया था, तो काउंसलिंग के थ्रू फिर आई गॉट एडमिशन इन NIT। फिर 2015 से 19 तक बीटेक चली। और भैया ये क्लास 12th की क्या परसेंटेज थी आपकी? 12th में मेरी 73% थी। सारे मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। हालांकि आज हम मैथ्स को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने फ्री टाइम में, क्योंकि अब पता नहीं वो सब कैसे कम हो गया था, क्या हुआ, कम हो गया बस, तो इसलिए परसेंटेज ओवरऑल गिर गई थी। ओके भैया, जब बीटेक में आप एडमिशन ले रहे थे NIT में, तो कई बार हम, जैसे कि आप बोल रहे थे UPTU से आप गए थे, तो फीस क्या इशू लिया गया था, कैसे आपका एडमिशन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आई थी या बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था UPTU की वजह से? देखिए फीस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर लोअर मिडिल क्लास है तो थोड़ा ज़्यादा है, अगर हाँ मिडिल क्लास है तो फीस वुड बी मैनेजेबल, है ना। फीस की कोई ऐसा इशू नहीं आई थी, है ना। और वो बात अलग है कि मेरी फैमिली में, जैसे कि मेरा भाई भी साथ साथ पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था दूसरी कॉलेज से, तो थोड़ा सा इशू आ रहा था। अदरवाइज फीस तो मैनेजेबल है, मतलब इससे कम फीस आपको ऐसे कॉलेज से बीटेक नहीं कर पाओगे, मतलब इससे कम तो फीस नहीं लगेगी। तो वही 1,16,17,000 करीब था, है ना। उसके बाद ग्रेजुअली सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जो है कि फीस जो है कि घट के 96-97,000 आ गई, है ना। तो फीस का हमें नहीं लगता कि मतलब इतने मतलब सही कॉलेज है, इतने सही कॉलेज में इससे कम फीस में हमें नहीं लगता होता है ना। तो फीस तो मेरे हिसाब से कॉलेज के हिसाब से सही है। और बीटेक में जब आप एडमिशन ले रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आई या बहुत स्मूथ हो गया एडमिशन? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन यही सब हुआ। एक दिन का काम था, पापा के साथ गए थे, हो गया वो सारा काम, और बस फीस जमा कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई थी। दे हैव अ सेपरेट रूम फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कम टू एडमिशन, और फिर वहां पे बैठा करके नए बच्चों को मतलब जितना भी प्रोसेसिंग है वो कराया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। एडमिशन जब भैया आपका हो रहा था, जैसे कि एडमिशन आप UPTU से गए थे, कोई बच्चा डायरेक्ट एडमिशन करता है क्लास 12th करके, तो उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसा रहता है कि नहीं आप एंट्रेंस दो तभी एडमिशन होगा NIT में, या डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है? देखिए प्राइवेट कॉलेजेस का तो हम आपको बताएं, आप सबको ही पता होगा कि एडमिशन हो जाता है। अगर डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज NIT की रही बात तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है डायरेक्ट एडमिशन में, है ना, एज कम्पेयर टू द सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू काउंसलिंग, है ना। तो डायरेक्ट भी होता है, काउंसलिंग के थ्रू भी होता है, एग्जाम दे करके, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम दे करके, बट हाँ डायरेक्ट वाले में थोड़ा अधिक फीस लगता है ना। तो वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी हाँ दोनों तरीके से एडमिशन हो जाते हैं। जैसे आप UPTU से गए थे तो आपका जो अमाउंट लगा था और जो कोई डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाता है तो उसका अमाउंट में थोड़ा फर्क रहता है एडमिशन लेने के टाइम में? हाँ फर्क रहता है। देखिए उस समय जो था फिगर वो
वो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अभी का क्या सिचुएशन है, अभी कितना डिफरेंस है वो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि अब 5 साल हो गया है ना। अब कॉलेज से तो लास्ट ईयर ही पास आउट है, लेकिन एडमिशन में तो 5 साल हो गया ना। जी भैया। हाँ जी। और जैसे कि एडमिशन जैसे होती है तो वहाँ पे कुछ ब्रोकर इशू ऐसा आता है, या कई बार हम देखते हैं कि सीट फिल हो गई, एनआईटी में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, बच्चे को बोला जाएगा कि सीट फिल हो गई, उसके बाद कोई गुंजाइश है एडमिशन लेने के लिए? देखिए, जो सीट फिल होने की बात है ना, वो सीएस मैकेनिकल हार्डली आईआईटी तक आईटी तक जो ब्रांचेस हैं वो एक वक्त को कह सकते हैं कि बहुत लेट कराओगे तो शायद सीट नहीं मिले। बाकी जो लोअर ब्रांचेस हैं, सिविल हो गया और ये सब चीजें हो गई, बायोटेक, तो इसमें जो है कि हमें नहीं लगता कि सीट वीट का भरने का ज्यादा कोई इश्यू आता है ना। लेकिन बहुत लेट करेंगे तो सीएस, आईटी और मैकेनिकल तो भर जाएगी, ऐसा होता है। आपके बैच के टाइम में पूरी सीट फिल हो गई थी कि बच्चे खाली थे, ऐसा होता है कि एडमिशन नहीं हुई? देखिए, सीट तो देखिए मैकेनिकल में मैं बताऊं कि मेरा ईयर था, जो मेरा बैच था, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे मैकेनिकल में ही थे। सबसे ज्यादा बच्चे मैकेनिकल में थे, 250 के 260, डिप्लोमा मिला करके 260 तो हो ही गए थे, है ना। तो सबसे ज्यादा हम में थे, उसके बाद सीएस में थे। तो ऐसा था कि अब देखिए, अब वो 15-20 सीटें बच गई हैं या, लेकिन हमें देखिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, एनआईटी जैसे खास करके, हमें लगता है कि सीटें जो है कि बच जाती है ना। ऐसा कोई इशू नहीं होता है, वो सिर्फ वही वाली, ऑनेस्टली बताया तो वही वाली बात होती है, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। तो सीटें बच जाती हैं, सीट का इशू नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि शायद आपको ज्यादा चार्ज ना करना पड़े ज्यादा लेट होने की वजह से, है ना, इसलिए आप पहले ही ले लें। नहीं तो सीएसआईटी में फिर वो मैकेनिकल में वो फिर कहते हैं कि नहीं मिल सकता, और फिर वही है कि पैसे देने की बात आती है। अच्छा, यही होता है। कुछ एक अमाउंट पता है कितना अमाउंट दे सकते हैं हम और एडमिशन में ले लेंगे? कैसा डायरेक्ट एडमिशन आप पूछ रहे हो? हाँ, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी बच्चे को, किसी बच्चे ने लेट हो गया, अब उसको एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो उस सिचुएशन में कुछ एक अमाउंट जो ज़्यादा, वो बोलेंगे कि सीट फिल हो चुकी है, अब आप इतने अमाउंट दे दो, तो वो अमाउंट कितनी होती है? 30, 35, 40, 50, ऐसा कुछ? देखिए वो 60-70 हज़ार मांगते हैं कम से कम, है ना। अब अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग, वो तो मूड के ऊपर है, जैसा जो कॉलेज का मालिक है वो जैसा बोले। बट हाँ, 60-70 हज़ार तो करते हैं वो। अच्छा, जब आपकी एडमिशन हो रही थी कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ा? मुझे शायद 1 लाख करीब, 1,12,000 या 13,000 करीब कुछ था। एक बार में? उसके बाद जो हाँ, ये पहली बार का था, 1 साल का पूरा। जब आप और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का, हाँ जी, जब आप एडमिशन ले रहे थे तो आपको एक साथ 1 लाख रुपए लगा था? हाँ, 1,15,000 के आसपास लग गया था। अच्छा, और आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना रहता है शुरू में 5,000 के करीब, ठीक है। वो उसी में, वो टोटल में ऐड हो जाता है, वो उसी में रहता है। तो वो आपको कॉलेज के बाद, मतलब आप कॉलेज खत्म कर लेंगे, उसके 1 साल बाद जैसे आप डिग्री लेंगे तो वो आपको डिग्री के साथ वो पैसे मिल जाते हैं, 5,000 सिक्योरिटी अमाउंट। यूपीटीयू से आप आए थे तो भैया आपको इतना पैसा लगा, अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लेने जाता है तो उसको 1 लाख कितने लगेंगे, एक अप्रोक्स फिगर? अप्रोक्स फिगर मुझे सच में आइडिया नहीं, मैं ऐसा कोई अमाउंट नहीं बोलना चाहता जो मुझे नहीं पता है। मुझे सच में आइडिया नहीं इस बारे में। जैसा कि आप मैकेनिकल से थे भैया, तो मशीन्स आप में ऑपरेट होती होगी मैकेनिकल में, मशीन्स काम कर रही थी? देखिए, मशीन्स काम करती थी एक बच्चे को सिखाने के लिए। अगर देखिए, बच्चा अगर आतुर है सीखने के लिए, तो एनआईटी के फैकल्टीज ऐसे हैं कि देखिए, जैसे कि आप कहने का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल पीरियड हो रहा है, आपका प्रैक्टिकल पीरियड हो रहा है, आप वो टीचर्स फैकल्टीज आपको लैब में ले जा रहे हैं, तो वहां पे वो काम भर का बता देंगे, है ना, काम भर बता देंगे। लेकिन अगर आप बहुत आतुर हैं, आप अलग से सीखना चाहते हैं लैब्स वगैरह में जा करके, तो टीचर्स आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। ये तो है, एनआईटी में इस चीज के लिए तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो देने से मना नहीं करते हैं। हालांकि अपने से वो थोड़ा लिमिटेड ही देंगे, अंडरस्टूड है ना, हम इतने बड़े हो गए, हमको आइडिया है कैसे चलता है। लेकिन अगर आप आतुर हैं सीखने के लिए, तो वो आपको सिखाएंगे। हाँ, मशीन्स काम करती हैं, मशीन्स चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब हो, चाहे कोई भी लैब हो, मशीन्स काम करती हैं। थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ डिफेक्ट रहता है, कुछ तो मतलब दे मैनेज, है ना। जैसे वर्कशॉप लैब जो थी, उसमें वो भी सारी मशीन्स अच्छी थी,
प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता था, उसमें पूरा सहयोग मिलता था फैकल्टीज का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। तो ऐसा सब सही रहता है वहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती लैब को लेकर कोई। CS वालों के लिए लैब्स अच्छी है, कंप्यूटर लैब जो होती है। हाँ, CS वालों के लिए भी अब, हाँ वो CS में एक्चुअली वो एग्जैक्टली वो क्या देते हैं, वो तो मैं तो मैकेनिकल से हूँ, तो एग्जैक्टली वो क्या देते हैं क्या नहीं। हाँ बट लैब्स में आपको बताऊँ, लैब्स हर ब्रांचेस की ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ना, आप आतुर है ना सीखने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर से कंसल्ट करें, हो जाएगा। बाकी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। और खास करके मैकेनिकल के लिए तो मैं बता दूं कि मर्सिडीज बेंज जो है कि नया आया है, और भी नए नए चीज़ें सॉफ्टवेयर आई हमारे एनआईटी में, है ना, बहुत पॉपुलर है अपना एनआईटी अपने एजुकेशन में पैसे खर्च करने के लिए, है ना। मर्सिडीज बेंज अभी 30 करोड़ की एक बड़ी सी लैब बनी है मैकेनिकल वालों के लिए, और अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स के अलावा जैसे आप बसों में जो अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो वो भी जो चीज़ें हैं, तो वो सब वहाँ पे भी चीज़ें, मतलब एक नया लैब उसका खुल गया है सेटअप। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अभी मैकेनिकल के लिए शुरू हो गई हैं। बाकी CS के लिए मैं बताऊँ कि आप बेसिक्स, आप हर सब्जेक्ट का बेसिक आप जानते हैं ना CS का, तो आपका मतलब आपका अच्छे से हो जाएगा, किसी भी मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा कोई किसी भी कंपनी में, जैसा कि हमने अपना फ्रेंड्स का देखा है। तो प्लेसमेंट तो CS अच्छा है प्लेसमेंट के लिए, और मैकेनिकल अच्छा है लैब्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। CS IT मैकेनिकल यही सब लोग लेते ही है, जैसा कि CS, तो लैब्स की कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, आप भी लैब करे होंगे, कंप्यूटर लैब गए होंगे, कंप्यूटर पे कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीखा होगा फर्स्ट ईयर में जो भी कराते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉपर जो लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप जो भी थी वो प्रॉपर चल रही थी। कई बार क्या होता है कि लैब हैं चल नहीं रहे हैं, कोई कंप्यूटर कहीं बंद पड़ा है, बच्चे जा रहे हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन? नहीं, जैसे देखिए अब मान लीजिए वहाँ पे जाते थे हम लोग, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कुछ कराते थे सर लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो बकायदा जो है, मतलब अगर दिक्कत आती भी थी तो तुरंत जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या जो हमारे प्रोफेसर होते थे वो आकर के तुरंत जो है कि उसको ठीक कर जाते थे। तो मतलब इन सब चीज़ों में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो प्रॉब्लम हुई है तो बच्चे के डेडिकेशन, इन सब चीज़ों में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब मतलब सही रहता है। जितने भी लैब्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो गए या सिविल के हो गए या CS IT वगैरह के लिए हो गए, सब प्रॉपर चलते हैं। देखिए IT वालों का प्रॉपर चलता है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ एज सच कभी कोई शिकायत नहीं सुना। अब हम IT वालों को कैसे बता सकते हैं, तभी बता सकते हैं अपने दोस्तों से सुने होंगे अगर कोई दूसरे ब्रांचेस में होंगे, तो उनकी तरफ से एज सच कभी कोई इतना कुछ खास कंप्लेन नहीं आया, है ना। बाकी सुना ही है तो कभी कुछ बुरा तो एज सच कुछ सुना नहीं है, तो ठीक ही होगा। ओके, फर्स्ट ईयर जब आप एडमिशन ले रहे थे, जब से आप एडमिशन लिए तब से फर्स्ट ईयर जो आपने वहाँ पे मतलब गुजारा था, उस दौरान कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें आपने जो फेस करा? देखिए आप यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपके इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं बाहर की चीज़ों में, है ना। तो ये हमको लगता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है कि ये बात डिपेंड करती है। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर से मैं शुरू करूँ तो फर्स्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, मतलब वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, पूरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज, है ना। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब जिस माहौल से हैं, जहाँ पे रहते हैं, बहुत ही कल्चर टाइप का है। और दिल्ली वगैरह हम बुरी नहीं कह रहे हैं दिल्ली को या ग्रेटर नोएडा को, बट ये है कि यू कंप्लीटली गेट अ डिफरेंट कल्चर ओवर देयर इन ग्रेटर नोएडा, है ना। तो वो चीज़ मेरे लिए ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, है ना। और मतलब आई वॉज सो क्लोज टू माई फ्रेंड्स यार, ये वो चीज़ें, हालांकि सब रहते हैं लेकिन सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए थे, है ना। जैसे कि बहुत लोग आप सुनेंगे कि फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा सबसे बेकार रहा था। हमको वहाँ जाकर के चीज़ों को मैनेज करने में, सेटल होने में काफ़ी वक्त लग गया। मेरे पूरे ऑलमोस्ट 2 साल तक कोई खास फ्रेंड भी नहीं था मेरा। थर्ड ईयर से जो है कि हालांकि आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक क्लब, तो फाइनल ईयर में था मैं, तो थर्ड ईयर से जो चीज़ें ना थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हुई, है ना। मेरा फ्रेंड बना अंकित, है ना, मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है, तो वो हारमोनियम प्ले करता था। तो वहां से जो है कि माहौल फिर बदला थर्ड ईयर से, जब म्यूजिक में काफी रुझान आने लगा। ऐसे तो हमें है, लेकिन कॉलेज में भी जो चीजों को तवज्जो देने जा, मतलब तवज्जो मिलना चालू हो गया म्यूजिक को,
तो ऑब्वियस सी बात है, मिलना चालू हो गया तो मेरे लिए एक इंटरेस्ट का पाथ बन गया, जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो चीज अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है ना। थर्ड ईयर से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फाइनल ईयर वाज एब्सोल्युटली ग्रेट उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। भैया फैकल्टी यानी कि अच्छी है, बहुत अच्छी है एनआईटी की? देखिए, आप कहीं भी जाते हैं इस एज में, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं दूसरी जगहों से, आप भी जाते हैं मिलते हैं उनसे, विचार मैच होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो दोस्ती तो बनी जाती है ना। बाकी वहाँ पे अच्छे बच्चे भी आते हैं और मतलब थोड़े से स्टड टाइप के भी आते हैं, है ना, और बाकी थोड़े लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अपर मिडिल क्लास से आते हैं, हर जगह के बच्चे रहते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती है ना। तो ओवरऑल फैकल्टी जो क्लास था 4 साल का, जो स्ट्रेंथ की क्लास की फैकल्टी है, मतलब पर सब्जेक्ट एक टीचर्स कम नहीं है, फैकल्टी की नॉलेज अच्छी है, सब कुछ ठीक है? हाँ, नॉलेज देखिए, अब देखिए कभी कभी किसी टीचर की हम कह सकते हैं, हालांकि बुराई करने की कोई बात नहीं, लेकिन रिव्यू देना इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी कोई टीचर्स मतलब कुछ टीचर्स ऐसे लगते हैं कि ये मतलब नहीं उतना प्रोग्रेसिव नहीं रहता उनका, है ना, एक्सप्लेनेशन या उनका खुद का नॉलेज भी उतना सही नहीं रहता है, लेकिन कुछ का सही भी रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 30 का सही है, 70 का ठीक ठाक। तो जितने सब्जेक्ट्स आपके हैं, कमी फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको प्रॉपर अच्छे से नॉलेज है और आप उनके साथ काफी कुछ सीख रहे हैं, ऐसे कम ही फैकल्टीज हैं। सपोर्टिव है, आप यदि सीखना चाहते हैं तो वो सिखाएंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी कह रखा है कि सपोर्टिव है, जो सीखना चाहे वो सिखाएंगे, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, आप उसी से पूछेंगे, है ना, तो ये तो है। ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसी थी कॉलेज की? मतलब एक होती है एनवायरनमेंट, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पूरा 4 साल जो रहा था वो मतलब देखिए पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है ना। बाकी मेरा जो मेन जो था वो मेरा मेरा म्यूजिक की तरफ चला गया था, तो मेरे लिए तो कॉलेज का माहौल वाज फैब, वो सबसे अच्छा था, है ना। तो आप सिर्फ मगअप मत करते रहिए, चाहे आप टॉपर भी हैं। मैंने देखा है वो अजीब तरीके से स्ट्रेस में रहते थे, दिन भर मगअप करते रहना और पढ़ते रहना, तो ऐसे नहीं होता है ना। आप थोड़ा सा निकलिए, कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा निकलिए कॉलेज में, बाहर देखिए, है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता लग के आएंगी, है ना। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि दिन भर किताबों में घुसा रहता है, थोड़ा निकल के थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करता है, ऐसे म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं तो आप अटेंड करिए, ऑडियंस बनिए, चेयर अप करिए। तो यही है कि मेरा सभी बच्चों के साथ यही है कहना कि आप सिर्फ किताबों में मत घुसिए, चाहे आपको यूपीएससी क्यों ना निकालना हो, कॉलेज में है तो फिर थोड़ा कॉलेज की लाइफ भी आपको जीनी चाहिए, है ना। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। फीस पेमेंट मैंने तो बहुत ही अच्छे से लिया उस चीज को। फीस पेमेंट प्रोसेस? हाँ, फीस पेमेंट प्रोसेस आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हैं और आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि तो इन तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि पहले ईयर में आपने बोला कि एडमिशन के टाइम में आपको 1 लाख कुछ लगा था, उसके बाद तो फर्स्ट ईयर की फीस हो जाती है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कैसे फीस दे सकते हैं हम? सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं, पर ईयरली दे सकते हैं? देखिए मोस्टली लोग नहीं ईयरली ही देते हैं। जैसे कि मैंने जब भी दिया है तो नेफ्ट या डीडी के थ्रू दिया है ना। नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है, नेफ्ट आप मत दीजिएगा, आप डीडी लेकर के जाइएगा, डीडी वुड बी बेटर। नेफ्ट के थ्रू आप मत करिएगा, डीडी के थ्रू करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेकंड ईयर में हमने नेफ्ट के थ्रू किया तो काफी दिक्कत आई थी, मतलब काफी टाइम लगा था और पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है क्या क्या दिक्कतें आई थी, बट हाँ काफी टाइम लग गया था, दिक्कत हुई थी। आप डीडी के थ्रू करिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है। और आपने क्या पूछा था? फीस को लेके कोई हैरेसमेंट? नहीं तुमने फीस नहीं दिया, एग्जाम में नहीं बैठने नहीं, मैं बता दूं, देखिए एग्जाम में नहीं बैठने देंगे वो बात सही है, लेकिन ऐसे शुरुआती दौर में नहीं। जैसे कि अपना कॉलेज चीज में थोड़ा ठीक है ना। अब तो डायरेक्टर चेंज हो गए, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन जो हमारे टाइम डायरेक्टर थे वो मतलब डायरेक्टर भी और कॉलेज के जो ओनर भी हैं, तो वो भी जो है कि मतलब फीस में थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते थे। बात करने पर एप्लीकेशन लिख के दोगे आप डायरेक्टर को, तो आपको वो 4 से 5 महीने का जो है, 4 से 5 नहीं 3 से 4 महीने का आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप कुछ समय बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, फीस कोई दिक्कत नहीं, आप पे कर सकते हैं। तो कुछ
अभी पे करनी रहती है और कुछ बाद में, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा जिनको चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन हो जाता है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए किसी भी ब्रांच में एलिजिबिलिटी 12th पास हो आप मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ, तो एडमिशन मिल जाएगी डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल ओके, ऐसा ही है। प्रोसीजर एडमिशन की वही है, आप कैंपस विजिट करो, एडमिशन आपको मिल जाएगी। हाँ एडमिशन मिल जाएगी, बस जेब को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। ओके, आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लेसमेंट ज्यादा देर ना करें, अदरवाइज दे वुड चार्ज मोर एंड मोर मनी। प्लेसमेंट कैसी है भैया एनआईटी की? प्लेसमेंट यार, प्लेसमेंट मैकेनिकल में जो है वो, देखिए मैकेनिकल में कोई मैकेनिकल की अच्छी कंपनी नहीं आती, समझ रहे हैं? मैकेनिकल में मैकेनिकल की कोई अच्छी कंपनी नहीं आती। अगर मैकेनिकल के बच्चे प्लेस्ड भी होते हैं ना, तो हार्डली मैकेनिकल की कंपनी आती है उसमें प्लेस हो गए, या फिर उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज जैसा कि हमने कहा कि चाहिए होता है प्लेसमेंट्स लेने के लिए, है ना? तो लेकिन जो बच्चे प्लेस होते हैं बाकी मैकेनिकल के, वो जो है कि किसी आईटी कंपनी में हो जाएंगे, किसी सेल्स की कंपनी में हो जाएंगे प्लेस्ड, लेकिन प्लेसमेंट हो जाती है। आपके पास, मैं बता दूं 3 चीजें, आपके पास सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, या फिर आपकी जो है कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, ये 3 चीज है, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ये तो कंफर्म है ना? लेकिन अगर आपको मैकेनिकल के अलावा अगर सेल्स में चाहिए तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, है ना? और थोड़ा बहुत दुनिया का जीके नॉलेज टाइप्स होना चाहिए। सीएस और आईटी, लेकिन अगर आपको अपनी सीएस और आईटी का भी वही है, सीएस और आईटी का भी वही। देखिए सीएस का जहां तक मुझे पता है, ऐसा है कि अगर आपका जैसे मैकेनिकल में क्या है कि आपको थ्रू आउट जो है कि सारे सब्जेक्ट जो मेन है उसमें आपको बेसिक नॉलेज सभी में होना चाहिए अच्छा। लेकिन सीएस में कहा तो सब्जेक्ट अगर स्किप भी हो गया है, आपकी 2-3 सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज अच्छी है, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा सीएस में, सीएस की किसी भी ढंग की कंपनी में, जैसे विप्रो जैसी, है ना? लेकिन आपको सीए और सीएस आईटी का ये भी है कि उसमें लगभग सभी बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है ना? तो बस बेसिक नॉलेज, बस जो बेसिक है ना एकदम उसको बस जानते रहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत जानिए। इन किसी भी ब्रांच की बात कर रहे हैं, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं फिर 12th में था या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, बहुत हवा बनाया जाता था, प्लेसमेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्लेसमेंट हो जाती है, प्लेसमेंट ऐसा कुछ भी इशू नहीं है ना? मतलब जब इंटरव्यू में बैठने लगा, मैंने जब फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में जब बैठने लगा, तो मैंने देखा यार जितना हुआ बनाया गया था उतना नहीं है, प्लेसमेंट तो हो जाती है ना? हाँ अगर आपको एकदम बढ़िया सी कंपनी में चाहिए, कुछ 10-12 लाख का पैकेज या 8-10 लाख का पैकेज, उसके लिए आप अपना खूब स्ट्रॉन्ग करिए सब्जेक्ट, है ना? बाकी रही प्लेसमेंट की बात, कि प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि हर तरह की कंपनी आती है ना? सेल्स भी आती है, छोटी बड़ी ढेर सारी कंपनी आती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि छोटी बड़ी कंपनियां भी आपको ना ले, आप इतने तो मूर्ख नहीं है ना? तो हमें लगता है कि प्लेसमेंट हो जाती है, बस यही है कि कैसे में होती है, किस कंपनी में होती है, ये थोड़ा सा इशू है ना? अदरवाइज प्लेसमेंट हो जाती है। इनके प्लेसमेंट सेल एक्टिव है, अच्छी तरह से काम करते हैं? प्लेसमेंट सेल हाँ पूरी तरीके से अपडेट आता रहता है। अब जब फाइनल ईयर में चले जाएंगे तो आपको प्रॉपर मेल वगैरह आता रहेगा, है ना? आपको मेल आएगा, जो भी कंपनी आएगी और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएगी, किन किन ब्रांचेस के लिए क्या है, सब कुछ आपको प्रॉपर मेल आता रहता है। जब वो आने वाली रहती है कंपनी अगले दिन, तो आपको उसके कुछ दिन पहले आपको मेल आ जाता है, तो एक्टिव तो रहती है। और वी हैव गॉट सेपरेट प्लेसमेंट सेल एज वेल, जो कि इन सब चीजों का which look after all these stuffs, जो प्लेसमेंट का काम है और ये सब। हाईएस्ट पैकेज क्या गई थी आपकी बैच की सर? हाईएस्ट पैकेज जी आपके बैच की? हाईएस्ट पैकेज मेरे बैच की ऑल ओवर पूछ रहे हैं, सिर्फ मैकेनिकल? ऑल ओवर मुझे लगता है कि 8 या 9 लाख कुछ गई थी। सीएस के जो मेरे से पहले बैच की थी उसमें 11, वो सीएस के ही थे शायद जी। हाँ सीएस के ही थे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। मैकेनिकल तो जो हमसे मैकेनिकल में कुछ खास कंपनी आई नहीं थी ना, तो मुझे लगता है 6-7 लाख गई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और जो मेरे पहले बैच में थी उसमें 11 लाख गया था, वो मैकेनिकल के थे, उनका 11 लाख गया था। आप प्लेसमेंट में बैठे थे भैया? हाँ बिल्कुल बैठे थे। तो कोई कंपनी क्रैक हुई?
क्या चीज? कोई कंपनी क्रैक हुई? हाँ हाँ, कंपनीज क्रैक हुई थी, 2-3 कंपनीज क्रैक हुई छोटी छोटी, तो उसमें तो हम गए नहीं। फिर एक कंसल्टेंसी आई थी मेनटेक करके, तो मेनटेक आई, तो मेनटेक जो है कि कंसल्टेंसी थी HCL में हायरिंग के लिए, समझ रहे हैं? कंसल्टेंसी क्या होता है, बड़ी कंपनीज में आपको हायरिंग के लिए मदद करती है, तो कंसल्टेंसी थी मेनटेक। तो मेनटेक में जो है कि हमने 2-3-4 राउंड्स थे, करीब 1-1.5 महीने तक चले, तो वो हमने सारे क्रैक करे और फिर HCL में जॉब मिला। तो HCL में हमने 7-8 महीने जॉब करके छोड़ दिया। तो HCL में हमने हुआ था भैया। कितनी शुरुआती अमाउंट देते थे महीने के वो? HCL में वो इन हैंड में बताऊं 17 देते थे, 17। उनसे बड़े बड़े कंपनी आते हैं, चाहे वो CS, मैकेनिकल, कुछ कोई भी सभी ब्रांड का? देखिए TCS शायद नहीं आई थी। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां मैं बताऊं, कुछ खास बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती। जो सबसे पहली कंपनी हमारे बैच में आई थी वो थी बायजूस की, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए अपने में नहीं आती है ना, जो बहुत अच्छी नहीं आती CS के लिए, है ना। लेकिन हाँ, आप पूल कैंपस में आप जाके दे सकते हैं। हमारे कॉलेज के कितने बच्चे हैं जो पूल कैंपस में मतलब दे करके चीजों को निकाले हैं, विप्रो में निकाले, TCS में निकाले, हमारे खुद के फ्रेंड्स, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पूल कैंपस में जाकर के वो क्रैक करते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप अपना स्ट्रांग रखिए, आप दूसरे कॉलेज में जाइए, वहाँ पे सारा प्रोसेस करिए और फिर आपको अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। अपने कॉलेज में नहीं आती तो क्या होगा। CS के लिए कोई बड़ी कंपनी? 1-2 मैंने बताया, TCS, विप्रो ही है ना, 2 अच्छी कंपनियां हर बार आती जो आप जिन कंपनियों तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। CS और विप्रो है भैया। ये दोनों हर बार आती है कंपनी? हाँ, ये कहीं ना किसी कॉलेज में आती हैं, तो आप वहां पे जाकर के अपना जो है कि प्रोसेसिंग दे सकते हैं। ये दोनों कंपनियां आती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी थी? आपने हॉस्टल ले रखा था? हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है हॉस्टल फैसिलिटीज। खाने का बच्चे कंप्लेन करते हैं, बट हमने कॉलेज में खाना कभी कभी खाया है। जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते थे ना म्यूजिकल वाले, तो उसमें हम लोग को बीच बीच में कभी कभी लंच वगैरह के लिए भी इनवाइट कर लिया जाता था। तो हमने खाना खाया है, खाना ठीक ही ठाक रहता है। खाने में इतना कोई मैं बुरा नहीं कहूँगा, खाना ठीक ही ठाक रहता है। हाँ, लेकिन वाईफाई वगैरह नहीं देते हैं। कहते हैं कि मैंने जो बच्चों से फीडबैक लिया है, वही जो मेरे फ्रेंड्स बताते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। वाईफाई का कनेक्शन उतना सही नहीं देते हैं, है ना। बाकी नहाना धोना, रहने के लिए रूम देना, ये इतना ही मिलता है। इसके अलावा मतलब आप रहने के लिए रूम और नहाना धोना, इसके अलावा ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कॉलेज से। और बाकी आप जो भी सोच के रखे हैं वो सब नहीं मिलता है, हॉस्टल में नहीं मिलता है। सीनियर्स अच्छे थे? अब फिर से वही बात आ जाती है। मेरे फर्स्ट सेकंड ईयर में तो खुद के बैच के तो फ्रेंड्स नहीं थे, है ना। इक्का दुक्का थे, वो भी सिर्फ नाम के लिए। तो 3rd-4th ईयर से जो मेरे फ्रेंड्स बनने चालू हुए, तो उसमें सीनियर्स भी काफी थे, वो भी सब म्यूजिक क्लब से ही थे। तो सीनियर्स अच्छे थे। देखिए वो तो अब देखिए, अब सीनियर्स अच्छे थे कि नहीं, अब जैसे एक सीनियर तो अच्छा होगा, कोई दूसरा सीनियर नहीं भी अच्छा हो सकता है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, जितने मेरे म्यूजिक क्लब के सीनियर्स थे सभी अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं था। बाकी वो तो पर्सन टू पर्सन ही नेचर पे डिपेंड करता है, ये कुछ। हॉस्टल में रैगिंग होती है? नहीं, बिल्कुल रैगिंग नहीं होती हमारे कॉलेज में। रैगिंग कुछ बिल्कुल नहीं होती है, ना कॉलेज में ना कॉलेज के बाहर, किसी तरीके से नहीं होती रैगिंग। और आप जो है कि आप सीनियर्स को भैया भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, दीदी भी बोल सकते हैं, मैम भी बोल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं आता। पूछे आप पूछे। फीस पेमेंट प्रोसेस कैसी है हॉस्टल की? हॉस्टल की वही, आप जो है कि आप जैसे कि अपना पढ़ाई के लिए जो आप ट्यूशन फी वगैरह जमा करते हैं, तो उसी तरीके से साथ में ही आपका हॉस्टल फी भी मतलब वो आपको पे करना रहता है। आउटडोर गेम्स आपके कॉलेज में होती थी? आउटडोर गेम्स होते हैं, 3 गेम्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं आउटडोर गेम्स में। इसका प्रॉपर वो टूर्नामेंट वगैरह भी कराते हैं। क्रिकेट का होता है और बास्केटबॉल का होता है, फुटबॉल का होता है। ओवरऑल एनवायरनमेंट हॉस्टल की आपने बच्चों से सुना होगा, हालांकि आपने नहीं लिया था, फिर भी कैसे हैं? क्लीन रहते हैं, गंदी रहती है? देखिए कॉलेज का मैं बताऊं, हॉस्टल का मैं बताऊं कि हॉस्टल का बच्चे कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स की बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 1, 2, 3, 4 साल, जितने साल वो रहे, उनका कॉलेज का हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, है ना। हॉस्टल में वो कहते थे मिलके सब साथ में रहते हैं, कोई एक दूसरे को प्रॉब्लम होती है सब सपोर्ट करते हैं। हॉस्टल की लाइफ हमने जिससे भी आज तक सुना है ना, सबने खूब तारीफ की है। तो
यही है, हॉस्टल की लाइफ तो सारे बच्चे ये शेयर करते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। साफ सफाई अच्छे से होती है, लाइट्स काम करते हैं, पानी गीजर काम करती है, ये सब कुछ? हाँ, गीजर का मुझे आइडिया नहीं है, गीजर शायद पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं गीजर का, शायद मिलता भी है नहीं। हाँ, लाइट पंखा और सफाई तो होती है, आंटी लोग रहती है सफाई करने वाली, वो करती हैं। हाँ, सफाई की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे कॉलेज पूरे कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल में भी नहीं है। चिलिंग आउट करने के लिए अल्कोहल्स, सुट्टा, ड्रग्स, ये कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस, ये सब नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है, और आप पकड़े जाएंगे तो आप पे फाइन भी लगेगा, है ना। एक चीज बता दूं, जो आप पे मान लीजिए आपके लड़ाई झगड़े में मान लीजिए आप पकड़े गए हैं, या आपने सुट्टा पीते हुए, दारू पीले लाते हुए कॉलेज में, तो आप ऐसा कुछ पकड़े गए हैं तो उस पे आपको फाइन पड़ता है। और वो फाइन कुछ ऐसे पड़ता है कि जो कॉलेज खत्म होने के बाद, जैसे जो आपको मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी अमाउंट मिलती है, उस सिक्योरिटी में अमाउंट फिर आपको नहीं मिलती है, फाइन कुछ इस तरह से लगता है। हाँ, एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो टेक सम सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू। डिग्री कहाँ की मिलती है भैया, कौन से यूनिवर्सिटी की? डिग्री AKTU की मिलती है। सेक्स रेशियो कितनी है, गर्ल्स और बॉयज की रेशियो? रेशियो आपका ऐसे तो 70 मान लीजिए, हाँ, 7:3 मान सकते हैं। ओके। 7:3, कौन 7 बॉयज का 3 गर्ल्स का। कौन से इवेंट्स जनरली होती है? अच्छा, इवेंट्स, देखिए इवेंट्स का क्या है कि हमारे यहाँ पे काफी क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, फाइन आर्ट्स क्लब है, कई सारे क्लब्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव रहती है, देखिए वो है म्यूजिक क्लब, जो हमारा क्लब था, हम लोग बहुत ही प्रोएक्टिव रहते थे, है ना, करते ही वही थे, तो प्रोएक्टिवनेस अपने आप आ जाती थी। तो एक तो अपना एक म्यूजिक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, और स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स वाले भी सारे ही रहते हैं, बास्केटबॉल वाले काफी एक्टिव रहते हैं। देखिए, जो टीम एक्टिव रहेगी तो फिर कॉलेज भी उसी तरीके से अपना रिएक्शन देती है ना। तो मैंने 3 स्पोर्ट्स का बताया, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, है ना। और इसमें म्यूजिक क्लब और डांस क्लब और अपना फाइन आर्ट्स क्लब, जो हर इवेंट में जिस क्लब का काम रहता है होता है फाइन आर्ट्स क्लब का, है ना। जो जैसे कुछ भी सजाना है, मतलब आप समझ लो महीने में अगर 2-3 इवेंट भी हो रहे हैं, कुछ सजावट या कंपनी आ रही है, कुछ भी, तो हर इवेंट में, हर फंक्शन में आपका फाइन आर्ट्स का क्लब का काम आता है ना, सजाना वजाना ये सब। तो फाइन आर्ट्स क्लब को सबसे ज्यादा, बाकी म्यूजिक क्लब तो अपना पूरा कॉलेज जानता है। फेस्टिवल या इवेंट्स के लिए कॉलेज फंडिंग करती है, अच्छे से करती है? देखिए जैसे जो फेस्ट वगैरह होता है, जो मान लीजिए फर्स्ट ईयर वाले, पहले मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो फेस्ट होता है, जो नए नए बच्चे आते हैं, तो उनके लिए जो होता है वो खाना तो देते हैं। अदरवाइज जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अब फेस्ट हो रहा है, तो डांस के लिए क्या करना है, बस पीछे म्यूजिक बजाना है, बंदा डांस करेगा, है ना, बंदा या बंदी डांस करेंगे। लेकिन जैसे म्यूजिक के लिए तो मतलब वो किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स को हायर वगैरह नहीं करते हैं। फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश मेरा जो सेकंड ईयर था जिसमें मैंने गाया था, है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आए थे फॉर्चुनेटली। अदरवाइज कभी भी इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से नहीं आते हैं, है ना, मतलब कि किसी को बुला लेगा बजवा ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फेस्ट का अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं होता है। सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी कभी नहीं आता है, सेलिब्रिटी कभी नहीं आता है। और एक बार इन्होंने, जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, एक बार इन्होंने जब मंगाया भी था किसी सेलिब्रिटी को, वो भी सिर्फ नाम के लिए सेलिब्रिटी था, कोई नहीं जानता था उनको, और सारे लोग ये कह रहे थे कि, और उनके ऊपर इन्होंने कितने पैसे खर्च करे थे, लाखों रुपए। सारे कॉलेज के फ्रेंड, फैकल्टीज वगैरह सभी स्टाफ्स बात कर रहे थे कि अगर हम लोग होते तो हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते, उससे तो बहुत ही बेहतर, है ना। तो ऐसा था। तो इन देखिए फेस्ट के मामले में बता दो, अपना कॉलेज बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है ना, वो नहीं प्रोवाइड करता। चाहे कॉलेज हो गई या हॉस्टल हो गई, एक्टिव मैनेजमेंट इनके पास है कि नहीं? मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो कितने जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं? प्रॉब्लम जैसे हॉस्टल में कई बार क्या होता है कि किसी के रूम के लाइट नहीं चल रहे हैं, तो वो जाके वार्डन को बोलेगा या कुछ भी बोलेगा, या कॉलेज में कोई लैपटॉप नहीं चल रहे हैं तो वो जाके किसी मैनेजमेंट को बोलेगा। तो इन सब चीज़ों में कितनी एक्टिव है मैनेजमेंट? तुरंत काम करती है, ठीक है यार कर देंगे? देखिए अब हॉस्टल वालों का तो मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकता कि वो
मतलब हॉस्टल वालों को तो मैं सच में एक्सपीरियंस नहीं बता सकता कि मतलब उनका प्रॉब्लम कितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। बट और बाकी सब प्रॉब्लम्स में बताऊं तो मतलब उसमें देखिए ठीक ठाक रहता है कि हाँ कर देंगे, आप थोड़ा पीछे पड़ेंगे तो होगा, अदरवाइज उतना नहीं होता है ना। जैसे पढ़ाई लिखाई से चीजें रिलेटेड है ना, तो आप वो थोड़ा सा रिएक्ट कर भी देंगे। बाकी जो हमारा कल्चरल इवेंट्स जो भी हो गया, कल्चरल चीजों के लिए हमें बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। जैसे हमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मंगाने थे तो उसके लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ा था, है ना। तो ऐसा हुआ था कि मैं आपको एक चीज और शेयर कर दूं, जैसे कल्चरल चीजों के लिए भी वगैरह, कल्चरल चीजों के लिए और किसी और भी चीज के लिए हमारे कॉलेज में एक पचौरी सर हैं, तो वो डायरेक्टर से जस्ट नीचे पोस्ट के हैं, लेकिन वो है डायरेक्टर लगभग, आप समझ लो। तो उनके साथ जो है कि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो मतलब कि वो या तो अगर उनको आपकी बात सही लगेगी तो तुरंत हाँ बोलते हैं, तुरंत ना बोलते हैं। मतलब ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर, है ना। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो उनके संपर्क में हम लोग रहते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता था, और नहीं होना अगर सही नहीं था तो नहीं भी बोल देते थे तुरंत, है ना। तो वे एक एग्जांपल देना चाहता है जिससे आप लोग भी कॉलेज में जाओ तो आपको पता लगे कि who is। एनआईटी में गर्ल्स कितनी सेफ है भैया, चाहे वो हॉस्टल हो या कॉलेज? हाँ देखिए पूरी तरह से सेफ है। सेफ तो है कि अब गर्ल्स अपनी तरफ से कोई गलती ना करे, कोई लड़की अपनी तरफ से गलती ना करे तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा जो है कि मतलब उनको अलाउड ही नहीं होता है, उनको 7 बजे के बाद जो है कि हॉस्टल में घुसने का अलाउड ही नहीं रहता है। आप कैंपस में भी नहीं घूम सकते, आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना है गेट के। 7 बजे के मतलब 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं कैंपस में। तो सेफ्टी तो रहती है, वार्डन मैम रहती हैं, सेफ्टी तो है। हाँ कोई लड़की अपनी तरफ से कुछ गलत ना करे तो सेफ। 4 साल जो भी आपने वहाँ पे गुजारा है उससे जुड़ी कुछ भी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उनको आप अपना एक्सपीरियंस कुछ भी बताना चाहेंगे? हाँ इसका जवाब मैंने पहले दिया कि आप चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ाई करें, चाहे किसी भी चीज के लिए पढ़ाई करें, आपको ये है कि आपको निकल के थोड़ा सा जो है कि आपको अपना खुद का भी एंटरटेनमेंट करना चाहिए, है ना। आप खुद भी एंटरटेन करो खुद को, है ना, चीजों में पार्टिसिपेट करो। आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लीज एकदम बोझ समझ करके, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो लेकिन दबो मत उसके अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो उस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो उस चीज के लिए काम करोगे, लेकिन दब जाओगे तो फिर सिर्फ अगर नहीं मिला तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। है ना कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग, भाई साहब सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिर जाता है ग्राफ, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस मत गिराइए, तो पार्टिसिपेट करते रहिए। तो एनआईटी में ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छी मिलेगी आपको? हाँ अच्छी मिलेगी। आप थोड़ा सा जो है कि मतलब थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोग कंजूसी भी करते हैं, है ना, कंजूसी करते हैं। और हॉस्टल में आपको रहने और खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो हॉस्टल से उम्मीद मत करिएगा, बाकी माहौल तो ठीक ही ठाक है ना। बाकी कभी कभी आपको देखिए हर जगह पे आप जहाँ जाते हैं ना आपको चैलेंजेस मिल ही जाते हैं, तो आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कहेंगे कि आपको कुछ चैलेंज नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू भैया, आप हमारे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और मुझे उम्मीद है ये देख के बहुत फ़ायदा मिलेगा जो भी एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो हमारा ये मकसद था कि जो बच्चा किसी कॉलेज से पास आउट होता है उसका जो रिव्यूज़ आता है वो एक जेन्युइन रिव्यू होता है, और उसको जब हम व्यूअर्स को दिखाते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर गाइड मिल जाता है कि हाँ मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि हर लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन फ्यूचर हमें यदि कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपसे जरूर कंसल्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। हाँ श्योर, फॉर एनी टाइम। थैंक यू भैया। थैंक यू, वेलकम। तो हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक अपील भी हम आपसे करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं किसी कॉलेज से पास आउट हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपको रिव्यू देनी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि हमारी टीम आपसे रिव्यू ले सके। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।